अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन किसान मित्रों। मैं हूं आज किसान की बात कार्यक्रम के साथ प्रतिमा शर्मा और मैं हूं रजनीश। रजनीश, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। और रजनीश, देखिए, धरती माँ ने हम सब इंसानों को हर मौसम के अनुसार फल फूल, साग सब्जियां, गेहूं, चावल, जड़ी बूटियां दी हैं। वहीं कई बार ज्यादा उत्पादन की चाह में रासायनिक खादों का हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो प्रयोग कर जाते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलेगा, उतनी हमारी आय बढ़ेगी। लेकिन क्या होता है कि जो रासायनिक खाद है या रासायनिक चीजें हैं वो ना तो हमारी मृदा के लिए अच्छी होती हैं, ना ही मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और ना ही पर्यावरण हितैषी हैं। और देखिए, इसीलिए हमारी सरकार भी लगातार अब प्राकृतिक खेती की ओर जो है प्रयास कर रही है कि हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती करें, जिससे कि कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले, हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहे, वहीं हमारी जो मृदा है उसका स्वास्थ्य भी मजबूत रहे। बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। और प्राकृतिक खेती मानव जीवन, मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हर लिहाज से अति उत्तम है। और यह कृषि की प्राचीनतम एवं उत्तम पद्धति है जो पर्यावरण हितैषी है। और आज के कार्य का जो हमारा जो विषय है वो यही है कि प्राकृतिक खेती से कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे हो। बिल्कुल। और आमंत्रित विशेषज्ञ हैं हमारे साथ आज डॉक्टर शिवाधार मिश्र जी, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद बहुत बहुत प्रतिमा जी, और किसान भाइयों को भी हमारा नमस्कार जी। और हम किसान भाइयों को बता दें कि अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है इस दौरान जब हमारे डॉक्टर साहब हमसे बात करेंगे आज, प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है, इसके क्या लाभ हैं और किन किन बातों का ख्याल रखना है, तो आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें सीधे पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 011-2342-1081। बिल्कुल सही। और प्रतिमा, हम चाहेंगे कि जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उनके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल आता है वो पूछ सकते हैं, और डॉक्टर साहब उसका जो भी समाधान होगा वो आपको तुरंत उसका उत्तर देंगे। और जैसा कि प्रतिमा ने बताया, मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, फोन नंबर 011-2342-1081। तो ये हमारा फोन नंबर है, हमें आपके फोन का इंतजार है। और प्रतिमा, आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं डॉक्टर साहब। जैसा कि हमारा आज का विषय है प्राकृतिक खेती, तो सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि प्राकृतिक खेती है क्या? देखिए, प्राकृतिक खेती जैसा कि नाम से परिलक्षित है कि हम जो प्रकृति में अपने आप जो प्रक्रियाएं हो रही हैं हम उसी पे आधारित खेती करें। इसमें जो ना तो हम रसायन का प्रयोग करते हैं, ना हम जो निकाई गुड़ाई और जिस तरीके से जुताई करते हैं खेतों की, ना वो खेत की जुताई करनी चाहिए, और ना हम किसी भी तरीके का बाहरी इनपुट कहते हैं, जो बाहरी आगत होते हैं, जो भी लागत होती है ना, उसको प्रयोग नहीं करने की बात करते हैं जी। फिर ये भी सवाल आता है कि बिना कुछ बाहर से डाले कैसे हो जाएगा कुछ भी जी। तो थोड़ा सा इसका स्वरूप बदला, जो शून्य लागत की खेती से बढ़ के हमने कम से कम लागत वाली खेती की बात करी।
लेकिन इसमें हमारे जो सिद्धांत हैं वो नहीं बदले। सिद्धांत का मतलब है कि जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है उसको होने दें। और इसमें जैसे हम सबसे ज्यादा प्रयोग हमने किया कि हमारे जो प्रकृति में पाए जाने वाले कई तरीके की पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, उनको एक सम रूप से खेत में या किसी जमीन पे ऐसे ही उगने दिया जाए जी। जरूरत पड़ने पर उसमें हम थोड़ा बहुत अन्य पौधे जैसे दलहनी फसलें हैं उनका समावेश कर सकते हैं। लेकिन उन्हें उगाने के लिए जो प्रचलित पद्धतियां आज के दिन हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, रसायनों का कर रहे हैं, और उन रसायनों की वजह से कितना सारा गुणवत्ता में भी नुकसान हो रहा है, हमारी जमीन भी खराब हो रही है। तो उस सब से बचने के लिए हम उन जो असल में हम बाहर से फर्टिलाइजर्स या उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है पौधों की खुराक पूरी हो जाए। पौधों की खुराक पूरे करने के लिए हमारी प्रकृति में ही उसका विकल्प मौजूद है, और उस विकल्प के रूप में हम अगर दलहनी फसलों का समावेश कर देते हैं तो अपने आप दलहनी फसलों से जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी की पूरी हो जाती है। उसके बाद उसको सड़ने गलने से उसके बाद जो अवशेष रह जाते हैं उनमें अन्य तत्व भी होते हैं जो कि विभिन्न फसलों के काम आते हैं। इसी प्रकार हम भूमि आच्छादन, एक इसमें दूसरा जो सिद्धांत होता है उसमें भूमि को आच्छादित करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें ये परिकल्पना है कि आप जमीन को जब आच्छादित करेंगे तो उसमें रहने वाले जो जीवाणु हैं, भूमि आच्छादित मतलब हम भूमि के नीचे जमाना, जिसको हम मल्च कहते हैं या पलवार कहते हैं। अच्छा। तो जमीन की परत के ऊपर जो खुली जगह है उसके ऊपर हम कुछ न कुछ फसल अवशेष या फसलों के जो डंठल रह जाते हैं, पत्ते रह जाते हैं, उनसे जमीन को ढक कर रखें। ढक कर रखने से परिकल्पना यह है कि जो जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े जीवाणु जो भी हैं वो अच्छी तरीके से विकसित होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, और उनकी संख्या बढ़ने से वो अपना प्राकृतिक रूप से ज्यादा क्षमता से काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम केंचुओं को लें। केंचुए कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रकाश को पसंद नहीं करते, उन्हें अंधेरा ज्यादा पसंद है। तो जब हम जमीन को आच्छादित करके रखेंगे तो केंचुए निश्चित है ऊपरी परत तक आ सकेंगे, क्योंकि उन्हें अंधेरा मिलेगा। वहां पे ऊपरी परत तक आएंगे तो जिस रास्ते से आएंगे वहां पे एक टनल बनाएंगे, एक सुरंग बनाएंगे, और जब नीचे जाएंगे तो भी एक सुरंग बनाएंगे, और उसको जो खाएंगे, जो वहां पे ह्यूमस पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ जितने भी, उनको खाने से क्या होगा कि उनका भी बढ़वार होगी, और उनकी बढ़वार जब होगी तो एक तो जो उससे वो एक्सक्रीट आए जो मल अपना निकालते हैं उसमें पोषक तत्व तो बहुत सारे हो जाते हैं, वो पोषक तत्व तो हमारे पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो एक अपना ये प्रकृति का बना हुआ संतुलन है कि पोषक तत्व भी मिल रहे हैं, जो जमीन पे हमारे वो पड़ा हुआ है पुराना अवशेष उसको भी खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे करके वो खा रहे हैं, और खाकर वो पुनः पौधों के लिए एक नई जनरेशन दे रहे, पौधों की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। एक पीढ़ी वो है जो अवशेष के रूप में पड़ी हुई है जमीन पर, जमीन को आच्छादित किए हुए है, उसको हमारे जो जीव जंतु वो खा रहे हैं, और खाने के बाद उसमें जो पोषक तत्व छोड़ रहे हैं जमीन में, उन पोषक तत्वों से हमारी इसकी भरपाई हो रही है जो अगले पौधे खड़े हुए हैं। कितने ही लाभ है। इसी को बर्मी कंपोस्ट खाद बनाना नहीं, वो खाद अलग से, ये इसमें बर्मी कंपोस्ट का कोई वो नहीं है। ये जो प्राकृतिक रूप से हमारे जो केंचुए रहते हैं, अच्छा, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक बात और कि प्राकृतिक खेती में क्या देसी गाय को भी एक आधार माना जाता है कि देसी गाय का? जी हाँ, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम अभी जो बात हम कह रहे थे हम चाहेंगे कि उसको हम पूरी कहते हैं, क्योंकि जो केंचुए की हमने बताई थी जो सुरंग बनाते हैं एक आने की एक जाने की, क्योंकि पानी भी एक आधार है पौधों के लिए, तो जब बरसात होती है तो वो उन दोनों सुरंगों से पानी बड़े आसानी से जमीन के अंदर शोषित हो जाता है। अच्छा। तो पौधों के लिए जो आने वाले समय में जो पानी की जरूरत है वो जमीन में अच्छे से स्टोर रहता है, जमा रहता है, और उन सुरंगों का फायदा इस तरीके से होता है कि पानी की कमी हमारे पौधों को नहीं होती है। जहां तक आप गाय का सवाल है तो इसमें हम ये कहते हैं कि आप अलग से कोई खाद नहीं डालिए प्राकृतिक खेती में, और गाय के गोबर में, गौमूत्र में इतने सारे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जिनको हम जीवाणु कहते हैं, इतने सारे विकसित होते हैं, उनको आपस में और मल्टीप्लाई करके हम ऐसे कुछ उत्पाद बनाते हैं जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, और इसके अलावा कई इस तरीके की चीजें बनाते हैं। वो सिर्फ गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घी से, ये सब मिला के हम कई तरीके की चीजें बनाते हैं जिसमें पोषक तत्वों की पूर्ति बैक्टीरिया को या जीवाणुओं को होती है, और जीवाणु फिर जमीन में काम करके प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व पौधों को देते हैं। तो एक बहुत बढ़िया ये तंत्र बना हुआ है जो हमारा प्रकृति का, उस तंत्र को हम सहयोग करते हैं इस खेती में, उस तंत्र को बिगड़ने नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो
जीव जंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियों वाले, कीड़े मकोड़े वाले। तो उनसे भी गाय के जो उत्पाद हैं उनसे भी इस तरीके के वो हम बना सकते हैं और उनको नष्ट कर सकते हैं। और प्रकृति में ही उपलब्ध बहुत सारे दसपर्णी है और ये सब चीजें हैं। कई तरीके के ऐसे खरपतवार भी होते हैं जिनकी पत्तियां तोड़कर उनको मिलाकर उनका अर्क निकालकर और हम पुनः जितने कीड़े मकोड़े बीमारियां उनको खत्म कर सकते हैं। जी जी जी। तो हमारी सब चीजों की दवा भी उपलब्ध है, सब खाना पीना भी उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है हमारे पौधों के लिए। और उस खाने से हमारा भी उस तंत्र में ना कहीं इसमें रसायन है जिनके विष से हम सब लोग आजकल बीमारियों के भयंकर बीमारियां फैली हुई हैं। तो वो कुछ नहीं है, सब कुछ प्राकृतिक है। शुरू में जैसा कि हमारा आज का टॉपिक भी है जी जी कि हम लागत कैसे घटा सकते हैं, कैसे ज्यादा लाभ ले सकते हैं। लाभ लेने के लिए दो ही बातें हो सकती हैं, या तो बहुत ज्यादा पैदावार हो, तो बहुत ज्यादा पैदावार हो तो भी लाभ बढ़ेगा, या कम लागत हो, या लागत कम हो तब भी हमारा लाभ बढ़ेगा। तो शुद्ध लाभ बढ़ाने के लिए फिर हम जब कुछ बाहर से डालेंगे ही नहीं, सब कुछ उसी खेत में से ही होगा, तो जाहिर है कि फायदा ही फायदा है। डॉक्टर साहब, एक चीज और मेरे आती है कि अभी हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती भी इसी के अंतर्गत, तो इन दोनों में क्या अंतर है, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती? प्राकृतिक खेती में हम पुनः सब चीजें पौधों से और ज्यादा से ज्यादा गाय पशु का एक तंत्र है उसको हम वो करते हैं। और इसमें खेत में हम हल नहीं चलाने की बात करते हैं, हल भी नहीं चलाना हमें, जो प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती है और इसमें बाहर की कोई चीज नहीं डालनी है। जबकि जैविक खेती में हम बाहर से खाद ला के डाल सकते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट, ये सब डाल सकते हैं। इसके अलावा बाहर से बहुत सारे कीड़े मकोड़े मारने के लिए बहुत सारे आजकल ऑर्गेनिक कहते हैं लोग कि बर्मी वाश है, या इसी तरीके से बहुत सारे जो पेड़ पौधों से निकाले हुए अर्क हैं, कई तरीके की दवाइयां हैं, नीम का तेल है, इस तरीके की चीजें बाहर की भी हम इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, जैविक खेती। बहुत सारी चट्टानों से जो खाद या पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जैसे रॉक फास्फेट है, ये सब चीजें ये भी हम डाल सकते हैं। लेकिन इस प्राकृतिक खेती में ये हम प्राकृतिक नहीं मानते हैं, इन चीजों को का डालना निषेध है। डॉक्टर साहब, एक बात और कि मान लीजिए कि कोई निरंतर अभी तक रासायनिक खादों से अभी खेती कर रहा था कोई भी किसान भाई, और वो तुरंत अब प्राकृतिक खेती करना चाहता है, तो उसको किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है ना, ये तो उस तरीके से हुआ कि हम किसी मनुष्य को ले लो एक उदाहरण के तौर पर। अब एक आदमी इंसान नॉनवेज खा रहा है, मांस मछली सब कुछ खा रहा है, तो उसकी जो प्रोटीन की पूर्ति और सबकी पूर्ति उससे हो रही है जी। अब वो धीरे धीरे एकदम पेड़ पौधों के फल फूल और कंद मूल फल पे आ जाए, जो हमारे ऋषि मुनि जिसमें रहते थे ना, तो उस पर आने के लिए जितना समय लगता है, जो आदत पड़ती है, वही हमारे जमीन की है कि जमीन में जब हम जो और चीजें डालेंगे, जब शुद्ध चीजें डालेंगे, तो धीरे धीरे करके ही उसका असर होगा। एकदम आप चाहेंगे कि विष मुक्त हो गई हमारी सॉइल, वो नहीं हो पाएगी। वो जमीन हमारी कुछ दिन लेगी, तब उसका परिमार्जन होगा, तब वो शुद्धिकरण होगा, और शुद्ध होने के बाद ही फिर वो प्राकृतिक रूप से अपना काम करने लगी। क्योंकि जो हमने रसायन डाल रखे हैं, तो उससे हमारी जो एक श्रृंखला बनी होती है हमारी जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, वो श्रृंखला ही टूट चुकी है। वो सारे जीव जंतु मर चुके हैं, वो सारे जीवाणु मर चुके हैं। तो धीरे धीरे उन जीवाणुओं का समावेश कैसे होगा, तो इसमें रिप्लेनिशमेंट कहते हैं, जिसमें हमारे टाइम लगता है। उस समय लगने को समय के बाद, कुछ समय के अंतराल के बाद धीरे धीरे हम पुनः प्राकृतिक अवस्था में लौट आते हैं। डॉक्टर साहब, प्राकृतिक खेती किन किन फसलों के लिए लाभकारी है? कौन कौन सी फसलें की जा सकती हैं इससे? देखिए, फसलों का जहाँ तक सवाल है कि प्राकृतिक खेती में अब बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा, जिनको तुरंत पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व उनकी जरूरत होती है। तो ऐसे जैसे बहुत ज्यादा धान्य फसलें होती है, धान हुआ, गेहूं हुआ, इस तरीके की फसलें जो ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उनको धीरे धीरे हम समावेश करते हैं सिस्टम में। पहले शुरू में नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादा पोषक तत्व लेने पे हो सकता है कभी कभी पोषक तत्व की कमी महसूस हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी प्राकृतिक खेती में जब हमारी भूमि दोबारा स्वस्थ होकर और अपने पूरे उस पे आ जाती है, उस समय हम सब कुछ ले सकते हैं। हाँ, हम ध्यान ये रखते हैं कि हमेशा ही एक तरीके की फसल, धान्य वाली फसलें नहीं लेते हैं, उसमें हम दालों का समावेश हमेशा ही रखते हैं। जी, नाइट्रोजन उसमें, जिससे नाइट्रोजन में दूसरे दालों के साथ में हम पेड़ पौधे
भी थोड़े वृक्ष भी लगा सकते हैं बाउंड्री पे, या झाड़ीदार पर जो वृक्ष होते हैं, छोटे वृक्ष होते हैं, उनका भी समावेश कर सकते हैं। तो इन सब की पत्तियां, जड़ें, वो सारी जमीन में मिलके हमारी जमीन की उर्वरकता को बढ़ाए रखते हैं। और एक जो हमारा जो हम साइकिल की बात, श्रृंखला और साइकिल की बात है टोटल, तो जब वो तंत्र हमारा चक्र चलता रहेगा तो एक दूसरे के ऊपर जैसे जीवधारी निर्भर है, वैसे ही पेड़ पौधे पत्तियां एक दूसरे की चीजें प्रयोग करके और खुद में बढ़ती रहेंगी, और साथ में हम लोगों का भी फायदा होता रहेगा, मतलब मनुष्यों का भी फायदा होता रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारी जो बातचीत का सिलसिला है वो जारी रहेगा इस विषय पर। उससे पहले एक हम ब्रेक लेते हैं और तुरंत आते हैं आपके पास। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और प्रतिमा, कल आसपास थोड़ी सी बारिश हुई है और मौसम थोड़ा सुहाना हुआ है, काफी गर्मी थी लेकिन तापमान कम हुआ है। और हमारे किसान भाई बहन भी मौसम का हाल जानना चाहते हैं, तो मौसम का हाल भी बता दीजिए। चलिए लिए चलते हैं आपको मौसम की तरफ। आए हैं लेकर मौसम अनुमान, सुन लो भैया देकर ध्यान। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के तापमान में दिन और रात में धीरे धीरे वृद्धि होगी। पूर्वोत्तर अरब सागर, गुजरात के उत्तरी भागों, दक्षिण पश्चिम और बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के साथ साथ अंडमान सागर के ऊपर मध्यम से तेज हवाएं चलने की संभावना है। और इन इलाकों में हवा की जो गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है। और पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ और ओडिशा के 1 या 2 हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो ये था हमारे जो किसान भाइयों के लिए मौसम का जो हाल होता है उसकी चिंता रहती है, और अब वो थोड़ी सी चिंता कम कर लें। अब एक चिंता और है उनको कि भैया जो मंडियों के भाव हैं वो कैसे रहेंगे। तो रजनीश, लिए चलते हैं उनको बाजार की तरफ। जी, आओ करें अब मंडी की चर्चा, फल सब्जी पर कितना खर्चा। आज़ादपुर मंडी से प्राप्त आज के जो फल सब्जियों के बाजार भाव हैं वो इस प्रकार से हैं। जो पालक का भाव रहा वो 15 रुपये किलो रहा, आलू का भाव 18 रुपये किलो रहा, जबकि प्याज का भाव 15 रुपये किलो रहा, टमाटर का भाव 40 रुपये किलो रहा, बैंगन का भाव 20 रुपये किलो रहा, घिया 10 रुपये किलो रही और कद्दू भी 10 रुपये किलो रहा। और फलों का जो आज का जो बाजार भाव रहा वो इस प्रकार से है। सेब का भाव रहा 90 रुपये किलो, अनार का भाव रहा 80 रुपये किलो, केले का भाव रहा 30 रुपये किलो और अंगूर का भाव रहा 50 रुपये किलो, जबकि आम का भाव रहा 90 रुपये किलो। क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बता दी रजनीश। और आज का हमारा जो विषय है बड़ा ही बढ़िया विषय है कि प्राकृतिक खेती कैसे की जाए और कम लागत में ज्यादा उत्पादन इससे कैसे किया जाए। इसके लिए हमारे जो स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाधार मिश्रा जी वो बहुत ही विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, पुनः आपका स्वागत है। और जैसे कि हम बात करें, मेरे एक और बात ये आ रहा है प्रश्न मन में कि इसको हम कहते हैं कि पर्यावरण हितैषी बहुत ज्यादा है। किस तरीके से पर्यावरण हितैषी है ये भी हमें समझा दीजिए। जी हाँ, देखिए, जब भी हम भूमि पर कोई जो आजकल खेती कर रहे हैं, जिस तरीके की खेती हो रही है, तो हम खूब जुताई करते हैं। जुताई करने से बहुत सारे नुकसान होते हैं कि एक तो जमीन की जो संरचना है वो बिगड़ती रहती है, दूसरे उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वो तो कुछ मरते भी हैं और जो लाभदायक हैं वो भी साथ साथ में मर जाते हैं। साथ साथ में जब हम जमीन पर कोई मशीन या वो चलाते हैं तो जमीन में एक कहते हैं हम जो ठोस बना जाता है, कॉम्पैक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो ठोस होती जा रही है दिनों दिन। उसमें जो हवा और पानी का जो संचार है जितना प्राकृतिक रूप से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो केचुए हैं जो कि जमीन के हल कहलाते हैं,
तो वो तो मर ही जाएंगे, क्यों जब ज़्यादा मशीनें चलेंगी, ट्रैक्टर चलेगा। तो इस तरीके के नुकसान बहुत सारे हो रहे हैं। साथ में जब ट्रैक्टर चलाने की लागत भी कम नहीं है, आप चलाएंगे तो उसे डीजल से चलाएंगे, डीजल जलेगा तो धुआं उड़ेगा तो वातावरण हमारा प्रदूषित होगा। तो हम जब उसको खत्म ही कर देंगे, जो जुताई को ही, तो हम जब प्रकृति पे निर्भर होंगे तो हम ये जुताई बंद, और जो जितने होने वाले नुकसान, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। ये तो रही बात जुताई की। इसी तरीके से सिंचाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सिंचाई में हम क्या करते हैं आजकल की खेती में कि ज़्यादातर फ्लड इरिगेशन, ये सीधे सीधे खेत में पानी छोड़ देते हैं और इससे खेत भरता है। या फिर आजकल और भी जो आधुनिक तकनीकें हैं उनमें स्प्रिंकलर, ड्रिप, इस तरीके का हो गया। लेकिन इसमें पहले से ही पानी की बचत का प्राकृतिक खेती में ध्यान रखा गया है। इसमें क्या है कि अगर लाइन से लगी हुई फसलें हैं या खेत में आप लाइन से लगाते हैं, पंक्तिबद्ध तरीके से फसलों को लगाते हैं बिना जुताई किए, तो उन पंक्तिबद्ध खेत के बीच में हम एक दलहन की फसल, एक वैसी फसल लगाते हैं। मतलब दलहन की फसल का समावेश करते ही करते हैं, लेकिन पानी जो लगाते हैं वो हमेशा एक पंक्ति छोड़ के ही लगाते हैं। तो हमारा ये सिद्धांत, इससे थोड़ी सी सोच ये होती कि हमारे पौधे जो हैं पानी जड़ से तो लेते ही लेते हैं, लेकिन जो वाष्प बनकर वाष्प के रूप में पानी उड़ता है वो पत्तियों में जाता है, पौधों को जाता है, तो वो भी पौधे एक तरीके से उससे अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और कुछ भाग पत्तियां भी अवशोषित करती हैं। ये एक सिद्धांत माना गया है प्राकृतिक खेती में। तो कहते हैं पानी बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, आधी पानी की बचत हम कर सकते हैं इस तरीके की खेती करने से। तो गुड़ाई निराई ये जो होती है, खरपतवार, वो तो चलता ही रहता है, वो करना ही नहीं है हमें, करना वो भी नहीं करना, गुड़ाई भी नहीं करनी हमें कोई यंत्र है वो नहीं चलाना है। वो करना, अगर खरपतवार निकला है उन्हें उखाड़ के और उनकी पलवार बना दो, उनको जमीन पे ही आच्छादित कर दो। तो डॉक्टर साहब ये तो बहुत ही कम लागत में और बहुत ही बढ़िया जी हाँ, ये प्राकृतिक खेती यही है। इसी को हम प्रकृति के साथ मिलकर खेती करना ही प्राकृतिक खेती का एक भाग है। और तीसरा जो सबसे बड़ा, जो दो चीजें तो हमने, एक तो सिंचाई की बता दी, एक जुताई की बता दी, एक सबसे बड़ा जो बात है जो हम शुरू से अभी बताते आ रहे हैं, पोषक तत्व वाली। पोषक तत्व के लिए हम कितनी सारी खादें, कितने यूरिया, डीएपी, पता नहीं क्या क्या प्रयोग करते हैं, और वो सब प्रयोग करने के साथ साथ हमें, आप देखते होंगे कि उसका कितना नुकसान हो रहा है। वो पूरा का पूरा पौधे प्रयोग नहीं कर पा रहे, आधा हिस्सा जमीन में अंदर चला जा रहा है उसका। तो एक तो लागत ज्यादा आ रही है, और दूसरी जमीन में जो चला जा रहा है वो पानी के साथ, बरसात अगर होती है तो वो हिस्सा या तो पानी के साथ जो हमारी जल की धाराएं हैं, नदी नाले जिस तरीके से हैं, उनमें चला जाता है, या फिर पास में कोई पोखरा, तालाब या झील है उसमें चला जाता है। अब उसके वजह से उस झील, पोखरे में क्या हो रहा है कि उसमें जब नाइट्रोजन बढ़ी तो जल जंतुओं पर बुरा असर पड़ता है। दूसरे, उसमें घास इतनी बढ़ जाती है पानी की कि जो उस झील की या तालाब की पानी भरने की क्षमता थी वो खत्म हो जाती है, धीरे धीरे वो तालाब भी खत्म हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण को हम इससे बचा सकते हैं कि हम खाद को सही तरीके से हम जब नहीं डालेंगे बाहर से, और जो हम इस तरीके से इसमें जो खाद देते हैं गाय के उससे बनाई हुई, तो बैक्टीरिया उसको वो करते हैं, जीवाणु उसको रिसाइकिल करते हैं, पुनर्चक्रीकरण। तो हमें बाहर से खाद ही नहीं जब देनी है तो कहाँ से चली जाएगी पोखरे और तालाब में, कहाँ से पानी को प्रदूषित करेगी। कभी कभी यूरिया का ये देखा गया कि आपने धूप में अगर प्रयोग की है तो ज्यादा तेज गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, तो सारा उड़कर जो है अमोनिया के रूप में वातावरण में आ जाता है, तो वो भी नुकसान करती है। ऐसे ही कीड़े मकोड़े मारने के लिए हम कितनी सारी दवाइयों का और रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो वो एक तो हमारे जितने उपयोगी पदार्थ हैं उनको जहरीला बनाते हैं, साथ साथ वो जहर जमीन में भी जाता है, हमारे लाभदायक जीव जंतु और लाभदायक जीवाणु वो सारे के सारे नष्ट हो रहे हैं। तो ये तो सारे फायदे जब हम ये रोक देंगे, हम सब प्राकृतिक रूप से करेंगे, तो ये सब नुकसान होना ही नहीं है। डॉक्टर साहब एक सवाल और मैं पूछ रही हूँ कि जैसा कि आपने कीट नियंत्रण की बात की, हाँ। तो अगर हमारी प्राकृतिक खेती की फसल में कीट लगते हैं तब हमें कैसे उसका उपचार करना है? देखिए, एक तो पहले तो ये कहते हैं कि जब हमारी भूमि पूरे तरीके से अगर हम प्राकृतिक रूप से खेती करने लगेंगे तो अपने आप जमीन में एक तो रेसिस्टेंस पावर, जैसे हम लोगों में इम्यूनिटी होती है ना, पावर जी, उस तरीके की जो शक्ति पैदा होती है वो होती है। दूसरे, हमारे इसमें भी बहुत सारे इस तरीके के पदार्थ बनाए जा सकते हैं गौमूत्र से प्रयोग करके। इसी तरीके से जैसे हमने खरपतवारों को बताया, बहुत सारे खरपतवार उठाकर 10 पर्णी है और इस तरीके की कई उत्पाद बनाए जा सकते हैं प्राकृतिक खेती के लिए। उन उत्पादों को प्रयोग करके हम कीड़े मकोड़े बीमारियों को खत्म कर सकते हैं।
तो डॉक्टर साहब एक बात और कि जैसे कि प्राकृतिक खेती बहुत सारे किसान अभी भी थोड़ा इसको अपनाने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि जैसे उन्हें लगता है कि थोड़ा शायद उत्पादन कहीं कम ना हो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये थोड़ा ऐसा है कि एक संकोच भी है और एक छोटा सा इसमें अभी थोड़ा सा मुश्किल भी है, ऐसा कहिए। क्योंकि मुश्किल ये है कि हम जैसे किसी रास्ते पर तेजी से जा रहे हों जी, अगर और जब ज़्यादा स्पीड होती है आपकी, अगर कोई हाथ देता है तो आप गाड़ी रोक नहीं सकते तुरंत। गाड़ी तुरंत रोकेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट होने का खतरा। ठीक है, तो आप धीरे धीरे रुकिए। पहले थोड़ा हिस्सा अपनी खेती का प्राकृतिक खेती में बदलिए, फिर धीरे धीरे करके आपको जैसे जैसे फायदा हो जाए आप बढ़ाते जाइए। मतलब थोड़ा प्रयोग करके देखें और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। बिल्कुल, पहले आत्मविश्वास बढ़ाइए तो एक्सीडेंट होने से अपने को बचा सकते हो, और जो डर है अपने आप दूर हो जाएगा। हाँ। तो डॉक्टर साहब एक बात और कि इस जैसे अब जो भी प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहते हैं, क्या कुछ सरकार की तरफ से कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था रहती है? देखिए, अभी सरकार बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्लान, बहुत सारे प्रोजेक्ट ला रही है जी। और आने वाले समय में आप देखेंगे हमारे जितने प्रचार माध्यम है मीडिया पर, आपका आकाशवाणी हुई, आपका दूरदर्शन हुआ, सारे पेपर हुए, जितने भी मिनिस्ट्री के जितने भी ऑफिस हुए, सभी लोग इसके बारे में बताते रहते हैं। कृषि विभाग के जितने भी प्रदेशों में है उन सब में पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है कि हम लोग प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, और सरकार भी इसके लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की सहायता भी कर रही है हमारे किसान भाइयों को। जी। तो वो सारी सहायताएं बताना यहाँ पे अभी समय के अनुसार शायद अभी मुमकिन नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मानव जीवन के लिए तो बहुत ही बढ़िया है प्राकृतिक खेती, वहीं पशुओं का अगर हम बात करें, पशुओं के स्वास्थ्य की, उनके लिए भी बड़ी हितकारी होगी ये। बिल्कुल, जैसे मानव एक तरीके से जीव जंतु हम लोग आते हैं, वैसे पशु भी इस तरीके से उनका भी वही लगभग सिस्टम होता है। वो चारा खाने वाले जानवर जो होते हैं, अब आप देखिए चारे में ही अगर विष जाएगा तो उनके शरीर में विष जाएगा। अगर हम अपनी गाय को विषैला खाद्य पदार्थ खिलाएंगे तो उनके दूध में भी वो विष के कुछ न कुछ अवशेष आने की उम्मीद होती है, तो उनका स्वास्थ्य तो खराब होता ही होता है, साथ साथ जो उनसे उत्पाद हमें मिल रहे हैं उनकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो भी प्रदूषित होते हैं। तो इसलिए हम इस पूरे तंत्र को तोड़ना होगा, ना कि हम सिर्फ एक चीज को सही कर लें। जैसे हमने खुद नहीं खाया, हमारा जानवर अगर खा रहा है जो कि प्राकृतिक नहीं है, तो जाहिर है उस पर भी असर होगा ही होगा। तो हमें पूरे तंत्र में धीरे धीरे करके पूरे सिस्टम में को ही हमें प्राकृतिक में बदलना होगा। डॉक्टर साहब, चलते चलते आखिर में एक संदेश जरूर होना चाहिए कि क्या संदेश देना चाहेंगे प्राकृतिक खेती की ओर से हमारे सभी सुनने वाले किसान भाई बहनों को? संदेश यही है कि आप अपनाना शुरू करें, एक कदम चलें, दूसरा कदम अपने आप उठेगा और धीरे धीरे कारवां बनता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। कहते हैं ना कि कभी इंसान अकेला नहीं होता, अकेला चलना पड़ता है, लेकिन पूरा कारवां बनता चला जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आज आपने प्राकृतिक खेती के बारे में कि प्राकृतिक खेती को कम लागत में ज्यादा से ज्यादा कैसे उत्पादन में बदला जा सकता है। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, किसान भाइयों को भी हमारा धन्यवाद। तो रजनीश, अब हम भी विदा लेते हैं अपने सभी सुनने वालों से और कहते हैं नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।